तो नमस्कार, एक बार फिर से सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे। हम पढ़ रहे थे पॉलिटी और पॉलिटी के अंदर अपने मूल अधिकार चल रहे थे। ठीक है, मूल अधिकार के 2 पार्ट हमने पूरे कर लेते हैं। आज इस पार्ट में जो है वो मूल अधिकार को हम कंप्लीट करेंगे। तो उसके साथ ही अपन जो है वो लगभग 8 से या ये अपनी 9वीं क्लास होगी, 9th क्लास जो है वो अपनी पूरी हो जाएगी। तो 9 क्लासें पॉलिटी की अपनी ये पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। उससे पहले एक बार रिक्वेस्ट कि आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, साथियों के साथ शेयर भी करें। तो पिछली क्लास में हमने जो पढ़ा था वो हमने अनुच्छेद 20 तक पढ़ लिया था। कितना पढ़ लिया था? अनुच्छेद 20 तक हमने पिछली क्लास में पढ़े थे। ठीक है, तो इस क्लास में हम जो है स्टार्ट करते हैं अनुच्छेद 21। देखिए, स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ रहे थे अनुच्छेद 19 से 22 तक। ठीक है, तो 20 तक हम पढ़ चुके थे। अब हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 21। तो अनुच्छेद 21 में आपके क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, सबसे पहले इसकी बात करें, कुछ फैक्ट्स हम इसके देखते हैं। तो भाई जो अंबेडकर हैं, उन अंबेडकर साहब ने इस अनुच्छेद को क्या कहा है? संविधान का मैग्ना कार्टा का है। संविधान का मैग्ना कार्टा। ठीक है, संविधान का मैग्ना कार्टा क्या किसने? बी आर अम्बेडकर ने किसको कहा? अनुच्छेद 21 को बी आर अम्बेडकर ने संविधान का क्या कहा? थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, 1 सेकंड में ठीक हो जाएगा। हाँ, संविधान का मैग्ना कार्टा जो है वो कहा है। अब इसके अंदर क्या है कि व्यक्ति को जो है वो अलग अलग प्रकार की दी गई है, स्वतंत्रताएं दी गई है। वो सारी हम बात करेंगे। उससे पहले 2 वाद आपको इसमें याद रखने पड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट के 2 निर्णय है। सुप्रीम कोर्ट के 2 निर्णय आपको याद रखने पड़ेंगे। पहला एक वाद है वो है ए.के. गोपालन वाद 1950 और दूसरा है मेनका गांधी वाद 1978। भाई ये 2 वाद जो है वो इससे जुड़े हैं। ठीक है, एक तो ए.के. गोपालन वाद 1950 और दूसरा मेनका गांधी वाद 1978। अब क्या जुड़े हुए हैं? सीधा क्वेश्चन इस तरह से बनता है। ठीक है, देखो ए.के. गोपालन वाद जो है, इस वाद के तहत, ए.के. गोपालन वाद के तहत क्या किया गया? इस वाद के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 की सूक्ष्म व्याख्या की। अब सीधा यही पूछा जाता है कि अनुच्छेद 21 की सूक्ष्म व्याख्या किस वाद के तहत की गई? ठीक है, ए.के. गोपालन वाद 1950 के तहत की गई। ठीक है, और इसमें क्या है? इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस अनुच्छेद की क्या करी? विस्तृत व्याख्या करी। बस दोनों चीज आपको याद हो गई। अनुच्छेद 21 में जो है, इसमें तो कहा अनुच्छेद 21 की क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने इसकी विस्तृत व्याख्या करी, सूक्ष्म व्याख्या करी, और इसकी क्या करी? विस्तृत व्याख्या करी। सूक्ष्म व्याख्या के अंदर जो है वो क्या कहा गया? इसको देखो, यहां लिखेंगे सूक्ष्म व्याख्या। ठीक है, और यहां लिखेंगे विस्तृत व्याख्या। अब विस्तृत व्याख्या में क्या कहा गया? देखो, सूक्ष्म में तो यह कहा गया कि मनुष्य के शारीरिक और निजी अधिकार, कि मनुष्य के शारीरिक और निजी अधिकार, यानी मनुष्य से संबंधित जितने भी अधिकार है ना, वो सारे इसके अंदर शामिल है। ये अनुच्छेद 21 में ये कहा गया कि इसमें सूक्ष्म व्याख्या के अंदर। अब विस्तृत व्याख्या की बात करें तो इसमें कहा गया कि गरिमा में जीवन जीने के लिए, गरिमा में जीवन जीने हेतु
समस्त अधिकार। भाई आपको दो चीजें याद रखनी है। पहली चीज, अनुच्छेद 21 क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, अंबेडकर ने इसको भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कह दिया। ठीक है, उसके बाद में दो वाद आपको याद रखने हैं। पहला ए.के. गोपालनवाद 1950, दूसरा मेनका गांधीवाद 1978। ए.के. गोपालनवाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसकी सूक्ष्म व्याख्या किया और मेनका गांधीवाद में इसकी विस्तृत व्याख्या की है। सूक्ष्म व्याख्या ने कहा कि अनुच्छेद 21 के तहत क्या आते हैं? मनुष्य के शारीरिक और निजी अधिकार समाहित है। लेकिन अनुच्छेद मेनका गांधीवाद में इन्होंने ये कहा कि न सिर्फ शारीरिक और निजी अधिकार, बल्कि वो सारे अधिकार जो मनुष्य को गरिमामय जीवन जीने के लिए आवश्यक है, वो सारे अनुच्छेद 21 के तहत आते हैं। तो आपको यही पूछा जाएगा कि भाई या तो स्टेटमेंट इस तरह से देके पूछा जाएगा कौन से वाद से रिलेटेड है, तो मेनका गांधीवाद से, या फिर ये पूछा जाएगा कि सूक्ष्म व्याख्या किसमें की और विस्तृत व्याख्या किसमें की। तो अनुच्छेद 21 की ये बात होगी। अब एक अनुच्छेद 21 में दो चीजें और आती है। ये दो बातें और आती है अनुच्छेद 21 में, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और एक आती है विधि की सम्यक प्रक्रिया। ये भी आपको समझना जरूरी है, अनुच्छेद 21 से संबंधित है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब क्या है? यह अनुच्छेद 21 कहता है कि व्यक्ति को इसके अतिरिक्त जीवन किया जा सकता है। देखो इसको समझो क्या है। यह अनुच्छेद कहता है, अनुच्छेद 21 कहता है कि व्यक्ति को जीवन से वंचित किया जाएगा। किससे? सिर्फ विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से। किससे? सिर्फ विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही जीवन से व्यक्ति को वंचित किया जाता है। यानी अनुच्छेद 21 का उल्लंघन किस स्थिति में कर सकते हो? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से कर सकते हो। अब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किसको मानेंगे? संसद और विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियां। ठीक है, संसद और विधानमंडल द्वारा बनाई गई जो विधियां हैं उनको क्या कहते हैं? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। और अनुच्छेद 21 कहता है कि व्यक्ति को उसके जीवन से या अनुच्छेद 21 से वंचित करने का एक ही आधार है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। उसके अलावा किसी तरह से नहीं किया जाएगा। अभी ये तो एक विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की बात होगी। एक चीज और देख लो, ये जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये जो लिया गया वो कहां से लिया गया? आपका जापान से लिया गया। कहां से लिया गया? जापान से लिया गया। तो ये चीज भी आपको याद रखेगी। देखो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया आपको क्लियर होगी कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब क्या है? संसद और विधानमंडल द्वारा निर्मित विधि। ठीक है, व्यक्ति को इसके अतिरिक्त किसी चीज से जो है अनुच्छेद 21 से वंचित नहीं किया जाएगा। अब आते हैं विधि की सम्यक प्रक्रिया। विधि की सम्यक प्रक्रिया, तो ये जो सम्यक प्रक्रिया है यह है नैसर्गिक, यानी प्राकृतिक कानून का सिद्धांत। विधि की सम्यक प्रक्रिया है प्राकृतिक कानून का सिद्धांत की कोई नियम ऐसा है जो विधानमंडल के द्वारा बनाया गया है, जो किसके द्वारा बनाया गया है? संसद के द्वारा बनाया गया है, लेकिन वो नैसर्गिक सम्यक प्रक्रिया की अनुपालना नहीं करता है। यानी प्राकृतिक सिद्धांत, प्रकृति का जो न्याय है उसके विपरीत लगता है, तो भी सुप्रीम कोर्ट उसको खारिज कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है प्राकृतिक न्याय के विपरीत होने पर
विपरीत होने पर कानून को क्या कर सकता है, अवैध घोषित कर सकता है। आगे बात समझ में कि सुप्रीम कोर्ट को अगर लगता है कि कोई कानून जो है वो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत की अनुपालना नहीं करता, तो अगर वो विधि द्वारा स्थापित है तो उसको भी सुप्रीम कोर्ट खारिज कर सकता है। तो ये दोनों चीजें हो गई। ये जैसे जापान से लिया गया है, वैसे ये कहां से लिया गया है, अमेरिका से। अब अनुच्छेद 21 में आपको जो है ना, इससे अलावा कुछ नहीं पूछा जाता। एक वाद पूछे जाते हैं, कौन सा वाद इसमें सम्मिलित है। तो एक ये क्लियर हो गया आपके, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और विधि की सम्यक प्रक्रिया। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन। प्रमुख अधिकार, भाई इसके तहत कौन कौन से अधिकार मिलते हैं, दो चार के नाम हम बात करेंगे। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार। स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार ये दिया गया था एमसी मेहतावाद 1998। ठीक है, अनुच्छेद 21 में आता है स्वच्छ पर्यावरण का वाद। देखो इस तरह से पूछा जाएगा, आपको ये नाम दे दिया, और ये किसके तहत, कौन से वाद के तहत है, तो एमसी मेहतावाद 1998 के द्वारा ये दिया गया। इसी तरह से निजता का अधिकार, इसी तरह से आता है, इसी के अंदर अपने आता है इच्छा मृत्यु, सूचना का अधिकार, ठीक है, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा के अधिकार के लिए वाद था मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य। ठीक है, तो इस तरह से अनेक अधिकार अनुच्छेद 21 में दिए गए। आपका अनुच्छेद 21 जो है वो कंप्लीट हो गया। एक बार फिर से इसको शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। अनुच्छेद 21 में क्या दिया गया, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया है। ठीक है, अम्बेडकर ने इसको मैग्ना कार्टा कह दिया, वो बात भी ठीक हो गई। उसके बाद में दो वाद इससे रिलेटेड थे, एक एक गोपालन वाद जिसमें इसकी सूक्ष्म व्याख्या की गई और ये कहा गया कि व्यक्ति के शारीरिक और निजी अधिकार इसमें समाहित है। लेकिन मेनका गांधीवाद 1978 में इसकी विस्तृत व्याख्या की गई और उसमें ये कहा गया कि गरिमा में जीवन जीने के समस्त अधिकार जो है वो अनुच्छेद 21 में शामिल है। उसके बाद में हम आगे आए, दो चीजें आती है, विधि की स्थापित प्रक्रिया और विधि की सम्यक प्रक्रिया। विधि की स्थापित प्रक्रिया में क्या होता है कि भाई जो कानून विधानमंडल और संसद के द्वारा बनाए जाते हैं वो माने जाते हैं और व्यक्ति को जो है वो इन कानूनों के अतिरिक्त किसी प्रकार से अनुच्छेद 21 से या जीवन से वंचित नहीं किया जा सकता। लेकिन विधि की सम्यक प्रक्रिया जो जापान से कहां से ली गई है, अमेरिका से ली गई, उसमें ये कहते हैं कि भाई अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि संसद के द्वारा बनाया गया कानून प्राकृतिक सिद्धांत के विपरीत है तो उस कानून को समाप्त किया जा सकता है, अवैध घोषित किया जा सकता है। और चौथा चीज, अगली चीज थी कि इसके तहत कौन कौन से अधिकार आते हैं, तो ये तो दो चार मैंने लिखे हैं, बाकी इसके तहत कम से कम 20 से 25 अधिकार आते हैं। अब उसके बाद में आता है 21 के अनुच्छेद 21 के, अनुच्छेद 21 के में क्या है, शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 21 के में क्या है, शिक्षा का अधिकार दिया गया। अब देखो इसमें क्या है, शिक्षा का अधिकार तो दिया गया है ना, अभी ये एक संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। उस संविधान संशोधन का नाम याद होना चाहिए, 86वां संविधान संशोधन। और ये कब हुआ, 2002। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 21 के जोड़ा गया। आपको याद होना चाहिए कि 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा तीन चीजें जोड़ी गई, मूल अधिकार,
नीति निर्देशक तत्व, और तीसरा मूल कर्तव्य। ठीक है, शिक्षा के अधिकार जो कितने वर्ष के लिए उपलब्ध होता है, 6 से 14 वर्ष। 6 से 14 वर्ष के बालकों को अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान करता है। ये 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया और भारतीय संविधान में 3 जगह इसको प्रतिस्थापित किया गया। मूल अधिकार में हमने पढ़ा 21 कै में स्थापित किया गया। नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 45 में स्थापित किया गया और मूल कर्तव्य के अंदर इसको स्थापित किया गया 51, 1 और 10। ठीक है, तो याद रहना चाहिए अपने को कि शिक्षा का अधिकार 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा भारतीय संविधान में 3 जगह पर इसको प्रतिस्थापित किया गया और सरकार को यह कहा गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा पाने का अधिकार है और इसी के आधार पर जो है वो RTE लागू हुआ, राइट टू एजुकेशन 2010। ठीक है, इसी के आधार पर वो लागू हुआ। तो हो गया 21। अब ये स्वतंत्रता का पूरा हो गया आपका, सॉरी पूरा का अभी तो 22वां और बच रहा है ना, अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 कहता है गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण। भाई किसी आदमी को अगर गिरफ्तार किया जाता है तो उसके भी कुछ अधिकार होता है और उन अधिकारों को मूल अधिकारों के रूप में स्थापित किया गया। अब वो क्या है, यहाँ पे 2 चीजें दी गई है, एक तो गिरफ्तारी और एक होता है निरोध। इनसे संरक्षण का प्रावधान किया गया। तो किसी को अरेस्ट करते हैं तो उसके क्या क्या अधिकार है, किसी को निरोध में रखा जाता है, गिरफ्तारी नहीं करके। देखो गिरफ्तारी तो कब होती है कि उसने जब कोई अपराध कर दिया और अपराध करने के बाद में उसको अरेस्ट कर लिया। ठीक है, निरोध में क्या होता है कि सरकार को शंका होती है, कानून व्यवस्था बिगाड़ने की संभावना होती है तो संबंधित व्यक्ति को निरोध में रखा जाता है ताकि ऐसी परिस्थितियां नहीं बने। इन दोनों स्थितियों में जो है वो संरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 22 में किया गया है। तो इसके सब क्लोजेज हमें याद करने पड़ेंगे। अनुच्छेद 22(1) में देखो क्या लिखा है। 22(1) में लिखा है कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है उसको गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। भाई पुलिस ने जिस आदमी को गिरफ्तार किया है उसको गिरफ्तारी का कारण बताना होगा, पहली चीज। और दूसरी चीज से जो है विधि व्यवसायी से परामर्श का अधिकार। ठीक है, अनुच्छेद 22(1) 2 बातें कहते हैं कि एक तो जो जिस आदमी को गिरफ्तार किया गया है उसे कारण बताना होगा, भाई तुझे क्यों गिरफ्तार किया गया, उसको पता ही नहीं है तो कैसे पता चलेगा। और दूसरा किसी विधि व्यवसायी यानी वकील से वो है वो कंसल्ट कर सकता है ताकि वो अपना पक्ष जो है वो न्यायालय में प्रस्तुत कर सके। अनुच्छेद 22(2) में देखो 22(2) क्या कह रहा है आपका, अनुच्छेद 22(2) कह रहा है 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सम्मुख प्रस्तुत करना। जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया उसको 24 घंटे के अंदर किसी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा जहां से वो निर्धारित करेगा कि इसको जमानत दे दी जाए या इसको जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाए, जैसे किया जाए। ये जो 24 घंटे का समय है इसमें 2 चीजें काउंट नहीं होगी, एक तो आने जाने का समय और दूसरा होगा आपका अवकाश। ये दोनों इसके अंदर शामिल नहीं होंगे, 24 घंटे में काउंट नहीं किए जाएंगे। जैसे मान लो किसी को शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया और शनि रवि 2 दिन छुट्टी है या कोई राजकीय अवकाश दूसरा है तो उसी स्थिति में 24 घंटे में उसको पेश नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो वहां आपको ध्यान रखना है कि ये दोनों इसके अंदर शामिल
नहीं होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि तो कोशिश यही करनी किसी भी आदमी को शुक्रवार को गिरफ्तार नहीं होने दिया जाए। ठीक है। अनुच्छेद 23 क्या कहता है, 22(3) क्या कहता है, 22(3) कहता है कि ये जो उपरोक्त अधिकार निरोध और विदेशियों को प्राप्त नहीं होंगे। भाई जो लोग विदेशी हैं उनको एक तो ये अधिकार नहीं देंगे, और दूसरा जो निरोध में रखे गए हैं, ठीक है, उनको ये अधिकार, ये 24 घंटे वाला ये अधिकार इनको नहीं मिलेंगे। ठीक है। तो अनुच्छेद 22 में 3 क्लोजेज हो गए, तीनों किससे संबंधित है, गिरफ्तारी से संबंधित है। ये तीनों क्लोजेज किससे संबंधित है, गिरफ्तारी से संबंधित। निरोध की बात हमने नहीं की, निरोध का अनुच्छेद 22(4) है। निरोध का अनुच्छेद कौन सा है, 22(4) है। तो 3 तो ये हो गए। अब 22(4) को देखते हैं कि भाई 22(4) में ऐसा क्या है। अनुच्छेद 22(4) देखो, अनुच्छेद 22(4) में क्या है, निरोध से संरक्षण। अब तक तो किससे संरक्षण की बात कर रहे थे, गिरफ्तारी से। अब है निरोध से संरक्षण। अब निरोध से संरक्षण कैसे है कि भाई कोई व्यक्ति है, उसको गिरफ्तार नहीं किया गया है, सरकार को भय है कि कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है, कोई दंगा हो सकता है, राष्ट्रीय एकता अखंडता को खतरा है, तो उस आधार पे जो है वो निरोध एक्ट, निवारक एक्ट बने हुए हैं। उस एक्ट के तहत जो है वो सरकार उसे संरक्षण में रख सकती है, नजरबंद रख सकती है, उसको कहता है निरोध। ठीक है। तो निरोध से संरक्षण में आपको ये याद रखना है, सबसे पहली चीज तो ये है कि भाई इसके तहत जो है वो अधिकतम जो इसको निरोध में रखा जाएगा वो अधिकतम कितने समय रखा जाएगा, 3 माह तक। अधिकतम निरोध में कितने समय रख सकते हैं, 3 महीने तक रख सकते हैं। 3 महीने के बाद में आपको और भी ज्यादा रखना है, अगर 3 महीने से ज्यादा रखना है, 3 माह से ज्यादा रखना है, तो फिर सलाहकार बोर्ड का गठन होता है। सलाहकार बोर्ड का गठन होता है जिसमें हाई कोर्ट के जज होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, और उनके परामर्श के आधार पर उसके निरोध की अवधि जो है वो बढ़ाई जाती है। ठीक है। एक इसमें आपको यहाँ पे एक छोटी सी और ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपके 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इसमें थोड़ी सी चेंज किया गया। इसमें क्या किया गया कि ये जो निरोध की अवधि है ना, 3 से घटाकर 2 माह की गई है। ठीक है। निरोध की अवधि को 3 साल, 3 महीने से घटा के 2 महीने कर दिया गया। लेकिन यह व्यवस्था अभी तक प्रचलन में नहीं आई है, और प्रचलन में नहीं आने से वही पहले वाली स्थिति ही लागू है। तो अगर आपको डायरेक्ट पूछा जाता है कि भाई ऐसा क्या किया, निवारक निरोध की अवधि कितनी है, तो निवारक निरोध की अवधि 3 महीने है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको घटाया जरूर गया, लेकिन यह व्यवस्था अभी तक प्रचलन में नहीं आई है। एज इट इज 3 महीने का ही अभी तक उसमें शेड्यूल चल रहा है। तो अवधि अभी तक कितनी है, 3 महीने ही है। अब इसमें कुछ कानून बने, निवारक कानूनों की बात कर लेते हैं। जैसे नाम हम याद कर लेते हैं कि कौन कौन से निवारक कानून जो है वो बनाए गए हैं। निवारक कानून में देखो, सबसे पहले 1950 में बना था, जो 1969 तक चला। फिर जैसे मेसा बना, फिर पोटा बना। ठीक है। मेसा, पोटा, टाडा, कोप कैसा, काफी कानून जो है वो बने, वो इतने मोस्ट नहीं है। हमें ये याद रखना है कि अनुच्छेद 22(4) क्या करता है। ठीक है। तो ये हो गया आपका अनुच्छेद 22 पूरा। रिफ्रेशिंग हो रहा है।
ठीक है, अनुच्छेद 22 क्लियर हो गया आपके, ठीक है। 21 हो गया, 21 क्या हो गया, और ये हो गया आपका कितना, अनुच्छेद 22। अब चलते हैं आगे। अब आगे देखो, अनुच्छेद 23, 24 दो अधिकार हैं। अगला अधिकार आपका है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार के लिए अनुच्छेद जो है वो कौन सा है, अनुच्छेद 23 व 24। शोषण के विरुद्ध अधिकार में दो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 23 और 24, ठीक है। पहला हमने पढ़ा समानता का अधिकार 14 से 18, दूसरा पढ़ा हमने स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, और अब तीसरा अधिकार है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 व 24। तो देखते हैं अनुच्छेद 23 में क्या है। अनुच्छेद 23 क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसके अंदर जो है वो मानव व्यापार से रिलेटेड चीज आएगी। मानव का दुर्व्यापार, व बलात्कार का निषेध। देखो अनुच्छेद 23 में क्या कह रहा है, एक तो मानव का दुर्व्यापार, और एक है क्या, बलात्कार। इन दो चीजों पर पाबंद किया गया है कि मनुष्य जो है उसकी खरीद फरोख्त नहीं कर सकते। पहले खरीद फरोख्त होती थी, कैसे होती थी, दास प्रथा से होती थी। मानव को जो है, आदमी को जो है, महिला को जो है वो दास दासी की तहत जो है वो बेचा जाता था। इसके साथ साथ चलता था आपके क्या क्या कहते हैं उसको, देवदासी प्रथा। मंदिर को जो है अर्पित कर दिया जाता था, देवदासी प्रथा जिसको कहते थे। एक इसके अंदर आता है वेश्यावृत्ति, ठीक है, और कोई अनैतिक कार्य इसके तहत आते हैं, ठीक है। तो किसी प्रकार से मनुष्य का व्यापार नहीं कर सकते। एक आता है बलात्कार, ठीक है। बलात्कार को क्या कहते हैं, बेगार, जिसको क्या कहते हैं, बेगार। भाई प्राचीन समय में जो है वो बेगार ली जाती थी, किला बनता था तो बेगार रहते थे, ठीक है। तो बेगार जबरदस्ती काम नहीं करवाएंगे। उसके अलावा जैसे इसमें कुछ क्लोजेज और जोड़े गए, अल्प वेतन पे मजदूरी, ठीक है, कम दाम पे मजदूरी करवाई जा रही है उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर, ठीक है। तो न्यूनतम वेतन अधिनियम इसके लिए पारित किया गया, उससे जबरदस्ती काम नहीं कराएंगे। एक चलती थी सागड़ी प्रथा, सागड़ी प्रथा यानी बंधुआ मजदूर। पहले पैसे देके बांध लिया गया बस कि अब तू यही काम करेगा, कुछ हो जाए तो तुझे नहीं जा सकता। इसके लिए इन्होंने जो है वो सागड़ी प्रथा अधिनियम 1961 बनाया, और इसके तहत इसको दंडनीय अपराध घोषित किया गया, ठीक है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार में पहला था अपना मानव का दुर्व्यापार और बलात्कार, ठीक है। फिर उसके बाद में चलते हैं आगे, अनुच्छेद 24 में आते हैं। अनुच्छेद 24 में क्या है, अनुच्छेद 24 किसकी बात करता है, बालकों की। देखो 23 में तो किसकी बात की, मनुष्य की, मानव की, सभी मनुष्यों की आ गई, और 24 में किसकी आ गई, बालकों की। बालकों को गंभीर कार्यों में नियुक्ति पर रोक, ठीक है भाई। ये बालकों के शोषण पे रोक लगाता है। इसमें ये कहा गया कि जो बालक है उनको गंभीर कार्यों में
जो गंभीर प्रकृति के कार्य हैं, जो नुकसानदायक है, उनमें नहीं लगाया जाएगा। तो 16 वर्ष की अवधि कितनी है, 16 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको जो है वो किसी गंभीर प्रवृत्ति के कार्यों में लगाने की इसमें मनाही की गई है। 2006 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में एक फैसला दिया, और इस 2006 के इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो बच्चे हैं उनको रेस्टोरेंट और ढाबू पर भी नहीं लगाया जा सकता, ढाबू पर काम नहीं करवाया जा सकता। ठीक है, बच्चों को रेस्टोरेंट और ढाबू पर भी काम नहीं करवाया जा सकता। ये कब कहा सुप्रीम कोर्ट ने, 2006 में कहा। और इसको इंप्लीमेंट करने के लिए बाल संरक्षण अधिनियम 1986 बनाया गया। क्या बनाया गया, बाल संरक्षण अधिनियम 1986। इसको रोकने के लिए बाल संरक्षण अधिनियम 1986 बनाया गया। ठीक है, तो ये हो गया आप अनुच्छेद 24। तो ये आपका अधिकार पूरा हो गया। अगला आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से 28, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक जो है वो धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार आता है। अब धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में क्या है, क्या प्रावधान दिया गया है इसमें, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में अनुच्छेद 25 देखो। सबसे पहले अनुच्छेद 25। ठीक है, अनुच्छेद 25 में क्या है, अनुच्छेद 25 में है अंतःकरण, अबाध रूप से मानने, प्रचार प्रसार। ठीक है, तो ये अंतःकरण की स्वतंत्रता दी गई है। व्यक्ति जो है वो किसी भी धर्म को अबाध रूप से मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार भी कर सकता है। ये स्वतंत्रता किसमें, अनुच्छेद 25 में दी गई है। लेकिन एक चीज यहां पे साफ की कहा गया है कि धर्म परिवर्तन, धर्म परिवर्तन जो है वो क्या है, गैर कानूनी है। मतलब ये नहीं कि आप मानिए, अपने धर्म को मानिए, अबाध रूप से मानिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन आप किसी को किसी भी प्रकार से धर्म परिवर्तन के लिए प्रोत्साहित करते हैं, ये जो है वो गैर कानूनी घोषित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसमें 2 फैक्टर जोड़े हैं, 2 बातें इसमें जोड़ी है इस एक्ट में, इस अनुच्छेद में। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि निम्न में से स्टेटमेंट देके कि किस अनुच्छेद के तहत जोड़ा गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2 चीजें इसमें जोड़ी है, वो कौन कौन सी जोड़ी है वो हम देख लेते हैं। पहली चीज है उसमें है कि कृपाण रखना सिख धर्म का अंग समझा जाएगा। पहली चीज क्या कही कि कृपाण रखना, कटार रखते हैं ना सिख लोग, तो कटार रखना जो है वो सिख धर्म का अंग माना जाएगा। और दूसरी बात जो है वो कही है कि हिंदू जो है, हिंदू में जैन, सिख, जैन, सिख व अन्य गैर मुस्लिम समस्त शामिल होंगे। बस ये क्लियर हो गया आपके भाई। 2 चीजें कही गई, पहले कि कृपाण रखना जो है वो सिख धर्म का अंग माना जाएगा, और हिंदू शब्द जहां आता है ना किसमें, संविधान में, उस हिंदू से मतलब कोई हिंदू विशेष से नहीं है,
उसमें मुस्लिमों के अलावा समस्त को उसमें शामिल किया गया। ये अनुच्छेद 25 में दो चीजें जोड़ी गई। ठीक है, अब अगला आता है अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 में है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, भाई कोई भी धर्म है तो उसके प्रबंधन की स्वतंत्रता रहेगी। उसमें क्या क्या आता है 26(1) में, देखो क्या है, संस्था की स्थापना, ठीक है। 26(2) में क्या है, संस्था का प्रबंधन। 26(3) में क्या है, संपत्ति अर्जित करना। और 26(4) में है आपके प्रशासनिक नियमानुसार प्रबंधन। ये 4 क्लॉजेज आपको याद रखने हैं, ठीक है। 26 क्या कहता है, 26 जो है वो धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता प्रदान करता है। 26(1) कहता है संस्था की स्थापना। कैसी संस्था की बात हो रही है, धार्मिक संस्था की बात में। भाई कोई भी धार्मिक समुदाय है तो वो किसी धार्मिक संस्था की स्थापना कर सकता है, 26(1) कह रहा है। 26(2) कह रहा है कि संस्था का प्रबंधन करने का उसको अधिकार होगा। 26(3) कहता है कि वो विधि के अनुसार संपत्ति का अर्जन कर सकता है। और 26(4) कह रहा है कि प्रशासनिक नियम जो है उनके अनुसार अपनी संपत्ति का प्रबंधन भी वो कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। ठीक है, उसके बाद में चलते हैं अनुच्छेद 27 में, करों के संदाय से मुक्ति। करों के संदाय से मुक्ति। करों के संदाय से मुक्ति का मतलब हो गया कि किसी भी धर्म का धार्मिक कार्य हेतु कर देने हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा। धार्मिक कार्य के लिए कर हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा। भाई कोई भी व्यक्ति धार्मिक कार्य कर रहा है तो इस आधार में उसको कर, पहले देखो अकबर ने उसने वो धार्मिक कर चलते थे ना उस टाइम पे, तो इस तरह से है कि किसी भी धर्म पे कोई कर नहीं लगाया जाएगा। पहली चीज तो ये, कोई टैक्स उस पे धर्म पे नहीं लगाया जाएगा। दूसरी चीज क्या कह रही है कि राज्य का पैसा धर्म विशेष के लिए खर्च नहीं किया जाएगा। राज्य का पैसा धर्म विशेष के लिए भी खर्च नहीं किया जाए इसका। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ कह रहा है कि टैक्स नहीं लगाया जाएगा लेकिन फीस लगाई जा सकती है। टैक्स नहीं लगाया जाएगा, टैक्स जो है वो आप नहीं लगा सकते, कोई कर नहीं लगा सकते, लेकिन आप फीस लगा सकते हो। फीस यानी शुल्क। शुल्क क्या होता है, आपने कोई सुविधा दी, उस सुविधा के बदले आप जो है उससे शुल्क ले रहे हो, ये आप ले सकते हो। अनुच्छेद 27 में भी इसका प्रावधान है, लेकिन आप टैक्स नहीं ले सकते। ठीक है, तो किसी भी धर्म के ऊपर राज्य जो है वो कोई कर नहीं लगाएगा, लेकिन क्या लगा सकता है, फीस लगा सकता है, उससे शुल्क जो है वो वसूल कर सकता है। शुल्क और टैक्स में फर्क यही है कि शुल्क जो है वो किस चीज का वसूल किया जाता है, आपने कोई सुविधा उपलब्ध करवाई उसके बदले आप जो है वो शुल्क ले रहे हो, उससे वो ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर आता है अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 में क्या है, कुछ संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। कुछ संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। तो कुछ शिक्षण संस्थाएं ऐसी है जिनमें आप धार्मिक शिक्षा में, अगर धार्मिक शिक्षा दी जा रही है
तो आप स्वतंत्र हो कि आप उसमें जाओ कि नहीं जाओ, ये सारा दिया गया कि कौन से इंस्टीट्यूट ऐसे हैं। तो अनुच्छेद 28(1) क्या कह रहा है, देखो 28(1) कह रहा है कि सरकारी संस्थानों में जो सरकारी स्कूल है, सरकारी विद्यालय है, सरकारी संस्थाएं हैं, उनमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। पहली चीज तो ये 28(1) क्या कहता है कि सरकारी संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ठीक है। दूसरा 28(2) क्या कह रहा है, 28(2) आपको कह रहा है कि जो न्यास द्वारा स्थापित न्यास यानी ट्रस्ट, ठीक है, ऐसे संस्थान जो ट्रस्ट द्वारा स्थापित है उसमें धार्मिक शिक्षा का क्या है, धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, ठीक है। न्यास द्वारा स्थापित संस्थानों में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। और 28(3) है राज्य द्वारा मान्य प्राप्त द्वारा मान्यता व अनुदान पर आधारित संस्थान, ऐसे संस्थान जो राज्य के द्वारा मान्यता प्राप्त है और अनुदान प्राप्त करते हैं उनमें क्या दिया जाता है, स्वैच्छिक आधार पर। स्वैच्छिक आधार पे कैसे कि भाई जो शिक्षा ले रहा है उसकी सहमति ली जाएगी, जो शिक्षा ले रहा है उसकी क्या ली जाएगी, सहमति ली जाएगी। और अगर वो बच्चा छोटा है, वयस्क नहीं है, तो उसके माता पिता की सहमति ली जाएगी। तो 3 प्रकार के शिक्षण संस्थान हो गए। 28(1) में का अपना 28 अनुच्छेद था कि कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक स्वतंत्रता में उपस्थिति पे रोक, ठीक है। तो 28(1) में कहा कि जो शिक्षण संस्थान सरकारी है उसमें तो धार्मिक शिक्षा दी ही नहीं जाएगी, बिल्कुल बंद है। दूसरा ये कह रहा था कि कोई जो है इंस्टीट्यूट न्यास के द्वारा स्थापित है, ट्रस्ट के द्वारा स्थापित किया जाए तो वहां धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, उसमें छूट है। लेकिन कोई राज्य द्वारा स्थापित है, अनुदान प्राप्त करता है, तो वहां पर स्वैच्छिक सहमति के आधार पर दी जाती है। बच्चे से सहमति ली जाएगी, अगर बच्चा वयस्क नहीं है तो उसके अभिभावक से सहमति ली जाएगी। तो अनुच्छेद 25 से 28 हो गया धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अगला आपका आता है अनुच्छेद 29 सॉरी, एक सेकेंड, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार। संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, ये क्या है, अनुच्छेद 29 व 30 में इसका उल्लेख है। सबसे पहली चीज तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो अधिकार है वो अल्पसंख्यकों को है। ये अल्पसंख्यक वर्ग के उत्थान के लिए है, कई बार पूछ लिया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसका संविधान के अंदर अल्पसंख्यक जो है संविधान में परिभाषित नहीं, संविधान में अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया कि कौन अल्पसंख्यक होगा। अल्पसंख्यक 2 आधार होते हैं, अल्पसंख्यक 2 आधार पर होते हैं, एक भाषा के आधार पर और दूसरा होता है धर्म के आधार पर। 2 प्रकार के अल्पसंख्यक होते हैं, एक भाषा के आधार पे अल्पभाषी है, ठीक है, और दूसरा हो गया धर्म के आधार पे, ठीक है। तो 2 प्रकार के अल्पसंख्यक हो गए। अल्पसंख्यक को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया। सबसे मेन चीज क्या है कि ये जो अधिकार है वो सिर्फ इंडियंस को प्राप्त है, भारतीयों को ही प्राप्त है। आपको याद होना चाहिए, मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया था कि कौन से अधिकार ऐसे हैं
जो सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है और कौन से अधिकार ऐसे हैं जो सबको प्राप्त है। ठीक है, तो उसके अंदर हमने ये लिखा था कि अनुच्छेद 29-30 जो है वो किसको प्राप्त है, सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है। तो सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 29 की। भाषा, लिपि व संस्कृति के संरक्षण का अधिकार। भाषा, लिपि व संस्कृति के संरक्षण का अधिकार की जो अल्पसंख्यक वर्ग है उसे अपनी भाषा, अपनी लिपि, अल्पसंख्यकों को क्या होगा कि उन्हें अपनी भाषा, उनकी जो लिपि है, उनकी जो संस्कृति है, उसको क्या करने का अधिकार दिया गया है, उसको संरक्षित रखने का अधिकार दिया है। राज्य जो है वो उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, ये किसमें लिखा है, अनुच्छेद 29 में। अब आते हैं अनुच्छेद 30 में। अल्पसंख्यक वर्ग को शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार। अल्पसंख्यक वर्ग को शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने का था। 19 में क्या था, 29 में क्या था, भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार था। और 30 में था अल्पसंख्यक वर्ग को शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार। कि अल्पसंख्यक वर्ग जो है वो शिक्षण संस्थाएं स्थापित कर सकते हैं। राज्य इसमें किसी प्रकार में धन आवंटन या और किसी चीज में इसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। अब यहाँ पे 44वें संविधान संशोधन को थोड़ा सा याद करना पड़ेगा भाई। यहाँ 44वें संविधान संशोधन के द्वारा कुछ जोड़ा गया। 44वें संविधान संशोधन ने कुछ कहा, संविधान संशोधन में क्या कहा गया है कि राज्य द्वारा अल्पसंख्यक संस्थाओं की भूमि अधिग्रहण करने पर अनिवार्य रूप से क्या किया जाएगा, बाजार दर पे मुआवजा दिया जाएगा। आगे बात समझ में, ये देखो अनुच्छेद 44वें संविधान संशोधन जो 1978 हुआ, जिसके तहत संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। और उसमें ये कहा गया था संपत्ति के अधिकार में कि भाई संपत्ति का जो अधिकार है वो ये कहता है कि अब वो कानूनी अधिकार है तो उसके लिए मुआवजा देना कोई अनिवार्य नहीं है। लेकिन 29वें जो 30वां संविधान ये क्या बोलते अनुच्छेद है, उसके अंदर इन्होंने स्पष्ट किया कि किसी अल्पसंख्यक वर्ग के संस्थान को अगर उसकी जमीन को अनिवार्य रूप से अधिग्रहण किया जाता है, फिर किसी अल्पसंख्यक वर्ग की जमीन का अधिग्रहण किया जाता है, तो अनिवार्य रूप से जो है वो क्या किया जाएगा, उनको मुआवजा दिया जाएगा। किस पे, बाजार दर पे। यानी यहाँ एक ये क्लॉज ऐसा है जो ये कहता है कि अल्पसंख्यक समुदाय जो है उसको निश्चित रूप से सरकार को मुआवजा देना ही पड़ेगा, बाकी किसी को दो या मत दो कोई जरूरत नहीं है। बाकी वो विधिक है, कानून पे है, वो दे या नहीं दे, मना भी कर सकते हैं, लेकिन ये मना नहीं कर सकते। ठीक है, इसको मना नहीं किया जा सकता। तो ये हो गया आपके 29 और 30। ठीक है, अब आपका 31वां जो अनुच्छेद है वो तो हमने पहले ही बात कर ली कि भाई संपत्ति का अधिकार था और उसको हमने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। तो एक बचा लास्ट में, कौन सा, अनुच्छेद 32। सबसे मोस्ट अधिकार हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, सबसे मेन जो अधिकार है वो अनुच्छेद 32 ही है।
संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है भाई? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, सबसे पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है कि बी आर अम्बेडकर जो है, बी आर अम्बेडकर जो है, इन्होंने इसके लिए एक चीज की है, संविधान का 21 के लिए क्या कहा था? हमने अभी अनुच्छेद 21 पढ़ा और 21 के अंदर हमने स्टार्ट में पढ़ा था ये देखो, मैंने स्टार्ट में पढ़ाया, अंबेडकर ने क्या कहा था इसको? संविधान का मैग्ना कार्टा का है, किसको? अनुच्छेद 21 को। तो आपको ध्यान रखना है 21 को मैग्ना कार्टा का है, तो आपका जो 32 है उस 32 को क्या कहा है? संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा का। ठीक है, पहली चीज तो आपकी ध्यान। अब संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है कि ये मूल अधिकारों तब तक काम के नहीं है जब तक अनुच्छेद 32 नहीं है। भाई आपके अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप क्या करोगे? आप कोर्ट जाओगे और कोर्ट कहेगा कि नहीं हम कुछ नहीं कर सकते, तो फिर वो अधिकार किस काम के? ठीक है, कोर्ट कल्पना होगी, थोती कल्पना होगी। तो इस स्थिति में अनुच्छेद 32 बनाया गया कि यदि किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता है तो वो अनुच्छेद 32 के तहत दो जगह जा सकता है। वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, वो हाई कोर्ट भी जा सकता है। अनुच्छेद 32 के तहत वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है और वो हाई कोर्ट भी जा सकता है। यानी उसको अपील के साथ जाने की जरूरत नहीं है, सीधा हाई कोर्ट जाए या सीधा सुप्रीम कोर्ट जाए, दोनों में से कहीं भी जा सकता है। और ये दोनों के दोनों जो है ये सुनिश्चित करेंगे कि मूल अधिकारों का संरक्षण किया जाए, इसलिए इनको क्या कहते हैं? मूल अधिकारों के संरक्षक। ठीक है, अब आप हाई कोर्ट गए या सुप्रीम कोर्ट गए तो फिर क्या होगा? ये दोनों के दोनों क्या करते हैं? रिट जारी करते हैं। विभिन्न प्रकार की रिट जो है वो दोनों जारी करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि अधिकारों का हनन जो हो रहा है उसको रोक दिया जाए। अब उस रिट के संबंध में ही बात करेंगे, अनुच्छेद 32 में पूरी अपने को उसी की बात करनी है। तो देखो क्या है, एक बार देखते हैं सुप्रीम कोर्ट कब रिट जारी करता है, हाई कोर्ट कब करता है, उस चीज पे हम बात करते हैं। रिट जारी करने का अधिकार। ठीक है, यहां लिखेंगे सुप्रीम कोर्ट को, यहां लिखेंगे हाई कोर्ट को और बीच में खींच देते हैं लाइन। देखो सुप्रीम कोर्ट करता है अनुच्छेद 32 के तहत, सुप्रीम कोर्ट करता है अनुच्छेद 32 के तहत, हाई कोर्ट करता है अनुच्छेद 226 के तहत। ठीक है, एक चीज तो क्लियर होगी, इसको 32 के तहत करेगा, ये 226 के तहत करेगा। ये जो है वो आपका 5 प्रकार की रिट जारी करता है। कितने प्रकार की रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट? 5 प्रकार की। हाई कोर्ट जो है वो 6 प्रकार की रिट जारी करता है। जो सुप्रीम कोर्ट करता है उससे एक एक्स्ट्रा, और वो एक्स्ट्रा कौन सी है? वो है निषेधाज्ञा। ठीक है, प्रोहिबिशन। ठीक है, उसके बाद में आगे आते हैं, उसके बाद में आते हैं तो हाई को सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो सिर्फ मूल अधिकारों के लिए जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ मूल अधिकारों के लिए ही रिट जारी कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट जो है वो मूल अधिकार प्लस अन्य हेतु भी जारी कर सकता है। तो इस अपना जो तीसरा पॉइंट है वो ये कह रहा है कि भाई मूल अधिकारों के लिए जारी करेगा कौन? सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट जो है वो दूसरों के लिए भी कर सकता है, और जो दूसरों के लिए करता है उसको कहते हैं इंजेक्शन रिट।
याद रखने वाली चीज है। कई बार इस तरह भी पूछा जाता है कि इंजेक्शन रिट जो है वो किसके द्वारा की जाती है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा। तो वो कौन जारी करता है, इंजेक्शन रिट जो है वो कौन जारी करता है, आपका सुप्रीम हाई कोर्ट जो है वो जारी करता है। देखो ये सिर्फ मूल अधिकारों के लिए कर रहा है और ये मूल प्लस अन्य दोनों के लिए कर रहा है। तो इसका दायरा जो है, इसका क्षेत्र क्या है, संकीर्ण है। ये तो छोटे एरिया में कर रहा है क्योंकि मूल अधिकार के लिए ही कर रहा है, और इसका क्या है, विस्तृत है। और अगर क्षेत्र विशेष के हिसाब से हम देखें तो ये सिर्फ संबंधित राज्य में ही करता है और ये पूरे भारत में करता है। तो क्षेत्र के हिसाब से अगर हम देखें तो फिर सुप्रीम कोर्ट बड़ा है। तो ये हो गई आपकी रिट का जो क्षेत्राधिकार है उसकी हमने बात कर ली भाई। अनुच्छेद 32 के तहत जो रिट क्षेत्राधिकार है उसकी थोड़ी सी बातें अपने यहाँ पे कर ली। अब हम आगे बढ़ेंगे कि कौन कौन सी रिटें होती है जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी की जाती है। तो प्रमुख जो रिट है उनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहली रिट होती है आपकी दो प्रकार की रिट होती है, ठीक है। तो एक 5 तो करता है सुप्रीम कोर्ट और एक 6 करता है कौन, आपका हाई कोर्ट। तो सबसे पहले होती है सुप्रीम कोर्ट की बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है वो क्या कहता है, इसका अर्थ होता है सह शरीर उपस्थित करो। तो जब किसी व्यक्ति को बंदी बनाया जाता है तो वहां वो रिट लगाता है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिट जारी करता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। और बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जो है वो सुप्रीम कोर्ट जो है किसके लिए जारी करता है, सरकार के लिए। सरकार या कोई निजी व्यक्ति जो भी है जिसने किसी व्यक्ति को बंदी बना रखा है उसके प्रति जारी करता है। सामान्य रूप से देखें तो ये पुलिस के लिए जारी होती है, पुलिस हेतु जो है ये जारी होती है। और इसमें यह कहा जाता है कि जो व्यक्ति है उसको सशरीर न्यायालय के समक्ष उपस्थित किया जाए। फिर दूसरी रिट की हम बात करेंगे, बंदी प्रत्यक्षीकरण के बाद में आती है अधिकार परीक्षा। जब कोई अधिकारी अवैध रूप से कोई कार्य करता है, अवैध रूप से किसी पद पर कार्य करता है, देखिए जब कोई अधिकारी अवैध रूप से किसी पद पे काम करता है तो कोर्ट उसको अधिकार पूछ सकता है, अधिकार परीक्षा रिट जारी करता है कि आप किस जो है अधिकार के तहत आप इस पद पे काम कर रहे हैं वो आप बताइए, ठीक है। आपको इसमें ध्यान रखनी है कि ये निजी व्यक्तियों के प्रति जारी नहीं, निजी कर्मचारी जो है उनके प्रति जारी नहीं की जा सकती। निजी कार्मिकों के प्रति ये जारी नहीं की जा सकती, ठीक है। गैर संवैधानिक विभाग है उनके प्रति जारी नहीं कर सकते। और तीसरा है परमादेश। जब कोई अधिकारी अपने दायित्व का निर्वहन नहीं करे, जब कोई अधिकारी अपने दायित्व का निर्वहन नहीं करता है तो कोर्ट रिट जारी करके उसे कहता है कि आपका ये कर्तव्य है, आप ये निर्वहन क्यों नहीं कर रहे, ठीक है। तो उस व्यक्ति को आदेश दे सकता है कि आप जो है ये काम करिए। ये जो तीनों रिट हैं उनके बारे में आपको ध्यान रखना है, ये तीनों के तीनों क्या है, प्रशासनिक रिट। ये तीनों रिटें क्या है, प्रशासनिक रिटें हैं। रिट दो प्रकार की होती है, प्रशासनिक और अर्ध न्यायिक। तो तीनों के तीनों क्या है, प्रशासनिक रिटें हैं, प्रशासन के खिलाफ जारी की जाती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण पुलिस के खिलाफ जारी किया जाता है, परमादेश और अधिकार परीक्षा तीनों के तीनों किसके खिलाफ जारी की जाती है, प्रशासन के खिलाफ जारी की जाती है। अब दो बच गई कौन सी, अर्ध न्यायिक, ठीक है। अगली दो कौन सी है, अर्ध न्यायिक। तो एक में तो होता है उत्प्रेषण और एक होती है प्रतिषेध।
क्या होता है, अब यहां से ध्यान रखना है, उत्प्रेषण, देखो वो तो हमने अधिकारियों की बात करी थी, यहां पे सुप्रीम कोर्ट जारी करता है, सुप्रीम कोर्ट जो या न्यायालय जो भी जारी करता है, निम्न न्यायालय को जारी करता है। पहली चीज तो हमें ध्यान रखनी है कि निम्न न्यायालय को, यानी अपने से छोटे न्यायालय को जो है वो न्यायालय द्वारा जारी की जाती है। तो अर्ध न्यायिक प्रवृत्ति की ये है, इन दोनों को क्या कहते हैं, अर्ध न्यायिक। ये दोनों कौन सी है, अर्ध न्यायिक रिटें। वो तो कौन सी थी, वो तो थी आपकी प्रशासनिक रिटें, और ये है अर्ध न्यायिक रिटें। अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो उत्प्रेषण रिट जो है निम्न न्यायालय को जारी करता है, और निम्न न्यायालय को कब जारी करता है, जब वो नियम विरुद्ध जाके अधिकार क्षेत्र से बाहर, जब कोई न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कोई निर्णय देता है या अनावश्यक विलंब करता है, ठीक है, तो उत्प्रेषण रिट जो है वो जारी की जाती है। उत्प्रेषण रिट में क्या है कि वो जो सुप्रीम कोर्ट है, न्यायालय जो जारी करता है वो अपने यहां मंगा लेता है, मामले को अपने यहां मंगा लेता है। ये अपने उस मामले को क्या करता है, अपने वहां पे मंगाकर फिर उसका क्या करता है, सूक्ष्म अन्वेषण करता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर बात ये हो गई कि जब कोई न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कोई निर्णय देने की प्रयास कर रहा है, तो जो सुप्रीम कोर्ट है या उच्च न्यायालय जो है वो अधीनस्थ न्यायालय से अपना वो जो मैटर है उसको अपने यहां मंगा सकता है, उत्प्रेषण करा सकता है, मांग सकता है, ठीक है, और फिर मांग कर उस पर जो भी निर्णय वो उचित समझे वो दे सकता है। और प्रतिषेध का मतलब होता है रोकना। ये भी किसके प्रति जारी की जाती है, अधीनस्थ न्यायालय के प्रति जारी की जाती है। ये किस लिए जारी की जाती है, ये किसी जो क्या कहते हैं अपन अधिकार क्षेत्र से बाहर निर्णय लेने से रोकते हैं। भाई इसमें क्या होता है कि अधिकार क्षेत्र से बाहर को निर्णय लेने का प्रयास किया जा रहा है तो उसको ये रोकता है, प्रतिषेध करता है, रोकता है कि आपके अधिकार की बात नहीं, इसको बंद करो। ठीक है, तो आपको यहाँ पे प्रश्न जो थोड़ा सा अगर घुमा के देता है तो उसको आप विशेष तौर से ध्यान रखो। आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा, ये जो यहाँ जो उत्प्रेषण रिट है, उत्प्रेषण रिट है वो उसकी स्थिति क्या है, निर्णय के दौरान या निर्णय के बाद। ठीक है, और यहां की जो स्थिति है वो क्या है, निर्णय से पूर्व। दो चीजें ध्यान रखनी है, ये मोस्ट चीज है, ये चीजें पूछी जाती है, बाकी सब तो ये चीजें तो सभी जानते हैं कि उत्प्रेषण रिट जब जारी की जाती है तो उत्प्रेषण रिट दो स्टेज पे जारी की जा सकती है, या तो निर्णय के दौरान जब उस पर सुनवाई की जा रही है, या निर्णय के बाद भी जारी की जा सकती है। ठीक है, निर्णय के दौरान भी कर सकते हैं, निर्णय के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन जो प्रतिषेध है रोकने वाली वो निर्णय से पहले ही की जाती है। अगर निर्णय हो गया तो फिर क्या प्रतिषेध करेंगे, फिर क्या रोकेंगे, तो ये ध्यान रखना है कि उत्प्रेषण तो निर्णय के दौरान और निर्णय के बाद दोनों स्टेज पे जारी की जा सकती है, लेकिन प्रतिषेध जो है वो आपके सिर्फ निर्णय से पूर्व जारी की जाती है। दो चीजें ये ध्यान रखनी है, दो चीजें ये ध्यान रखनी है कि भाई ये जो तीन रिटें हैं, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा और परमादेश, ये तीन रिटें जो है वो तो क्या है, ये तीनों की तीनों प्रशासनिक रिटें हैं। क्या है, प्रशासनिक रिटें हैं। और ये जो दो रिटें हैं, उत्प्रेषण और प्रतिषेध, ये क्या है, ये आपकी अर्ध न्यायिक प्रवृत्ति की रिटें हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका अनुच्छेद 32। अब चलते हैं अनुच्छेद 33, सीधे नाम लिखने हैं।
33 में क्या है, सैन्य बलों के मूल अधिकार। सैन्य बलों के मूल अधिकार, ठीक है। अनुच्छेद 34 क्या है, मार्शल क्षेत्र में मूल अधिकारों का प्रवर्तन। और अनुच्छेद 35 क्या है आपका, अनुच्छेद 35 कहता है मूल अधिकारों से संबंधित कानून कौन बनाएगा, संसद बनाएगी। बस 35 में ये याद रखना, ठीक है। तो ये 3 अनुच्छेद आपको याद रखना। पहला है सैन्य बलों के मूल अधिकार। भाई जब जो सैनिक सेवा में है, अर्धसैनिक बल है, उन सबके मूल अधिकार, कौन कौन से अधिकार उनको देंगे, कौन कौन से उनको नहीं देंगे, उसका निर्धारण कौन करेगी, आपकी संसद कर लेगी। और संसद ने जो कर दिया ना, उसको चैलेंज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर एक सैनिक ने ये कह दिया कि मेरा मूल अधिकार है कि मैं काम पे नहीं जाऊंगा, तो फिर देश की सेवा कौन करेगा, ठीक है। तो सैन्य बलों के मूल अधिकार अनुच्छेद 33 में है। अनुच्छेद 34 में मार्शल क्षेत्र। मार्शल क्षेत्र कौन से है, जो सैन्य नियंत्रण में, मान लो कहीं पे आतंकवादी हमला हो गया, ठीक है, या अशांति है, तो वहां आपने 352 नहीं लगाया, ठीक है। बाकी आपने क्या किया, उसको सेना के नियंत्रण में दे दिया। तो उस क्षेत्र के जो नागरिक हैं, उनके मूल अधिकारों पर निर्णय कौन लेगी, संसद लेगी, कि उन नागरिकों को कौन कौन से अधिकार दिए जाने हैं और कौन कौन से अधिकार नहीं दिए जाने हैं। और लास्ट में 35 में स्पष्ट कह दिया कि मूल अधिकारों से संबंधित कोई भी कानून जो है वो कौन बनाएगी, संसद बनाएगी। विधानमंडल को मूल अधिकारों से संबंधित किसी प्रकार का कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं होगा, नहीं तो अपने अपने राज्य में अलग अलग प्रकार के कानून बन गए होते। तो यह आपके मूल अधिकार का टॉपिक हो गया भाई पूरा। कल हम करेंगे रिवीजन पिछले टॉपिक्स का, ठीक है, और उसके बाद में नीति निर्देशक तत्व करेंगे शुरू। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कंप्लीट पॉलिटी को पढ़ने के लिए और अपनी पॉलिटी को साउंड करने के लिए आप जो है वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस डेली आपके साथ क्लास जो है 1 घंटे के लिए जा रही है। आप इससे जुड़िए और अपने साथियों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।